हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि यदि आपकी भैंस यदि कई दिनों से बीमार है और उसको साथ में फीवर भी है, यानी तेज़ फीवर है। तेज़ फीवर का मतलब है कि यदि आपके पशु में टेम्परेचर उसका हाई हो गया है, 104 से 105 यानी 106 डिग्री फ़ारेनहाइट तक उसका टेम्परेचर चला गया है, फिर भी आपके पशु की जो बुखार है वो टूट नहीं रही है, कई दिनों से बीमार है और आपने कई ट्रीटमेंट आपने करवा ली है। क्योंकि मेरे पास बहुत इस तरह के कमेंट्स भी आ रहे थे कि सर हम हमारी भैंस का कई दिनों से उसका ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, लेकिन हमारी भैंस का जो टेम्परेचर है वह डाउन हो ही नहीं रहा है। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, कौन सी दवा का उपयोग आप अपने पशु में करवाना चाहिए, जिससे कि आया कौन सी इस तरह की डिजीज़ हो सकती है, उसके बारे में आज आपको डिटेल से बताया जाएगा। वीडियो लंबी ज़रूर हो सकती है, लेकिन आप स्किप करके में देखना, पूरा देखना। जो इस चैनल पर अभी नए आए हैं या पहली बार आप इस चैनल को देख रहे हैं तो पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबा लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको बहुत ही और सही सटीक जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आपकी भैंस कई दिनों से बीमार चल रही है, कमज़ोर भी हो चुकी है, आपकी भैंस धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा खाना खाती भी है, लेकिन टेम्परेचर उसका डाउन ही नहीं हो रहा है और आपने उसमें कई तरह का इलाज आपके पास नज़दीक यदि पशु चिकित्सक है उनसे करवा भी लिया, फिर भी इलाज नहीं हो रहा है। देखो, सबसे पहले तो आपको ये देखना चाहिए कि यदि आप उस पशु को कंटिन्यूटी यदि जो फीवर हो रहा है उसमें आपने जो एनाल्जेसिक है, एंटीपायरेटिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी वाली कोई भी जो ड्रग्स हैं उनको आपने उसमें पशु को कंटिन्यूटी दिलाई होगी। साथ साथ आपके जो पशु चिकित्सक है या वेटरनरियन है कोई भी, तो साथ में उसने कोई ऐसी एंटीबायोटिक भी दी हैं और कुछ यदि टेम्परेचर नॉर्मल हुआ है तो उसमें कुछ मल्टीविटामिन भी दिया है। लेकिन इस स्थिति के दौरान फिर भी यदि आपका पशु कमज़ोर होता जा रहा है, कंट्रोल ही नहीं हो रहा है, बहुत से फील्ड के अंदर पशुओं में इस तरह की दिक्कत होती है। यदि आपका पशु लंबे समय से बीमार चल रहा है, फीवर टूट नहीं रही है, एक बार यदि आपने ट्रीटमेंट करवा लिया, कोई भी इस तरह की इंजेक्शन लगवा लिया, उसमें आपके पशुओं को थोड़ी देर तो रिलीफ मिल जाती है और उसके बाद में वैसे के वैसे ही आपके पशु का टेम्परेचर बढ़ जाता है। इसी तरह से आप सेकेंड थर्ड इस तरह से आप ट्रीटमेंट करवाते रहते हैं और आपके पशुओं की जो फीवर है वह डाउन होने का नाम ही नहीं लेती है। तब ये देख लेना चाहिए कि आपके पशुओं में प्रोटोजोआ जनित कोई डिजीज़ हो गई है। यदि प्रोटोजोआ यानी प्रोटोजोआ ब्लड में अंदर यदि किसी तरह की प्रोटोजोआ जनित के कारण आपके पशुओं में इस तरह की दिक्कत हो रही है और आपके पशुओं का जो टेम्परेचर है वह डाउन नहीं हो रहा है, तो जब आपके पशुओं का टेम्परेचर डाउन नहीं हो रहा है तो प्रोटोजोआ जनित रोग का ही उसके अंदर इलाज किया जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप शुरुआती स्टेज में ही आप जिस प्रकार से जो बुप्राकोन साल्ट का इंजेक्शन उस पशु को लगा दें, बिल्कुल भी नहीं लगाया जाता। उस स्थिति के दौरान यदि एंटी प्रोटोजोआ जो इंजेक्शन आते हैं उस इंजेक्शन का प्रयोग उस पशु में करवाया जाता है यदि आपको उस पशु में अच्छा रिजल्ट लेना है। लेकिन इसमें सिम्टम्स क्या देखने को मिलते हैं, क्योंकि इस तरह के एंटी प्रोटोजोआ जनित रोग हो सकता है आपके पशु में, उसमें आपके पशु में बेबीएसिस भी हो सकता है, थिलेरियोसिस भी हो सकता है, ट्राइपेनोसोमिसिस भी हो सकता है, एनाप्लाज्मोसिस भी हो सकता है। यानी किसी भी तरह के जो ये रोग हैं, ये जो प्रोटोजोआ जनित रोग हैं, ये आपके पशुओं में हो सकते हैं। रही बात आप इन रोगों में से कौन सा रोग हो सकता है कि बेबीएसिस हो या थिलेरियोसिस है या ट्राइपेनोसोमिसिस है या एनाप्लाज्मोसिस है, कैसे पहचाने, उसके बारे में मेरे चैनल पर एक एक जो वीडियो है उन पर डिटेल से वीडियो बनी हुई है, वो आप जा कर के देख सकते हैं, या उनको आपको जो मेरी प्ले लिस्ट बनी हुई है पशुओं के रोगों के बारे में, वहाँ पर जा कर के आप देखें, पूरी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। यदि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें कौन सी किस तरह की जो ये बीमारी है, हमें तो कुछ समझ में नहीं आया, जो नए वेटरनरियन हैं उनको तो बिल्कुल भी नहीं पता लगता कि ये किस तरह के जो सिम्टम्स हैं उसमें देखने को मिल रहे हैं, तो उस स्थिति के दौरान आप उस पशु को यदि आपके पास नज़दीक यदि पशु चिकित्सक है तो उनके सलाह के द्वारा आप जो एंटी प्रोटोजोआ इंजेक्शन आते हैं, जिस प्रकार से आप प्रोजोमिन इंजेक्शन आता है विरबे का जो आपको दिख रहा है, प्रोजोमिन इंजेक्शन जिसके अंदर साल्ट आता है डाइमिथिन डाइचूरेट इंजेक्शन साल्ट का, ये इंजेक्शन आप उस पशु को लगवा लें। ये इंजेक्शन प्रोजोमिन इंजेक्शन है, ये इंजेक्शन आप उस पशु को लगा सकते हैं। यदि प्रेग्नेंट पशु हैं उनको भी दिया जा सकता है, नॉन है उसको भी दिया जा सकता है। डोज इसकी 20 ml से लेकर के 30 ml ओनली ऑन इंट्रामस्कुलर
और रही बात इस इंजेक्शन की, यदि आपको जिनका बॉडी वेट अच्छा है तो इसे यदि आप 30 ml लगा रहे हैं तो 15 ml एक साइड, वो भी मिड नेक में, यानी गर्दन में ही आपको ये इंजेक्शन लगाएं, अच्छा रिजल्ट लेना। 15 ml आप दूसरी साइड में, यानी दोनों साइड में आप इस इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। यदि 20 ml भी आप लगा रहे हैं तो एक साइड में न लगाएं, 10 ml आप एक साइड में, 10 ml आप एक साइड में, गर्दन के दोनों हिस्सों में आप इस इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं यदि आपको अच्छा रिजल्ट लेना है तो। सबसे अच्छा रिजल्ट इससे मिलेगा। रही बात इसके अंदर आप CPM इंजेक्शन का भी प्रयोग कर सकते हैं, 10 ml इंट्रामस्कुलर, ये इंजेक्शन भी इंट्रामस्कुलर ही उस पशु को लगाया जाता है। रही बात इस तरह की यदि डिजीज़ के अंदर यदि आपको जो इंजेक्शन लगाए जाते हैं उसमें आप एंटीबायोटिक के तौर पर आप ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं, उसका ही अच्छा रिजल्ट आपको मिलता है। अदर जो एंटीबायोटिक इंजेक्शन है उस एंटीबायोटिक का आपको बिल्कुल भी रिजल्ट मिलने वाला नहीं है। तो इस तरह की डिजीज़ में आप ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन इंजेक्शन लगाया जाता है। रही बात इसकी डोज यदि आपका जो वेटेरिनियन है वह जांच करके बताएगा कि इसकी डोज कितनी लगती है, क्योंकि इसकी डोज 20 ml से लेकर के 100 ml, यानी ये 100 ml है, 100 ml तक भी उस पशु को लगाई जाती है इस तरह के केस में। अब लोग कहेंगे, आप कमेंट कर सकते हैं कि सर 100 ml तो बहुत ज़्यादा डोज हो जाती है। 100 ml को लगाने के लिए आप जो नॉर्मल सेलाइन आता है, एनएस आता है, उसके अंदर इसको घोला जाता है ताकि ये थोड़ा लिक्विड ज़्यादा हो जाए, तो उसमें घोल करके आधा लीटर से लेकर के 1 लीटर आप नॉर्मल सेलाइन यदि टेम्परेचर बढ़ा तो भी कर सकते हैं। लेकिन ये इस तरह का ट्रीटमेंट आपका यदि अच्छा जानकार है पशु चिकित्सक, उसके द्वारा ही आप करवाएं। अन्यथा जो नए वेटेरिनियन हैं उनसे नहीं करें, वो वैसे भी थोड़े घबरा जाते हैं यदि इस तरह के केस में यदि ज़्यादा हाई टेम्परेचर है। रही बात उसमें ड्रिप भी लगाना है और ड्रिप के साथ उसमें ये इंजेक्शन भी डालना है, वो भी इसकी डोज 20 ml से लेकर के 100 ml तक। तो यदि उनको केस देखे हुए हैं या हल किए हुए हैं, रिजल्ट मिला हुआ है तो, नहीं तो आपके पास अच्छे जो वेटेरिनियन डॉक्टर हैं उनसे सलाह लेकर के और उनसे आप जो ये इंजेक्शन है वह आप लगवा सकते हैं। तो ये 3 तरह के जो इंजेक्शन है उस पशु में लगाए जाते हैं। रही बात इसमें कोई एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक, कोई भी इंजेक्शन आपको साथ में लगाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, इससे ही आपके पशु को अच्छा रिजल्ट मिल जाता है। रही बात ये डोज, आपको एक सिंगल डोज देनी है, ऐसा नहीं है कि आपको एक दूसरे दिन तीसरे दिन, सिर्फ एक सिंगल डोज ही आप उस पशु को लगानी है। सिंगल डोज से ही आपका पशु ठीक हो जाता है, लेकिन ये डोज आपके पास अच्छे वेटेरिनियन है उनसे ही आप ये लगाएं, रिजल्ट आपको ज़रूर आपको अच्छा देखने को मिलेगा। जो वेट पेट एंड कैटल चैनल आपको कोई भी सलाह देता है वो आपको सही और सटीक जानकारी देने की सलाह देता है, लेकिन यदि आपको कोई भी जो इंजेक्शन है, जो बहुत ही अच्छे इंजेक्शन है जिनको आपको लगाना नहीं आता, तो पशु चिकित्सक के द्वारा लगवाएं, अच्छा रिजल्ट लेना है या आपको फील्ड में नॉलेज है तो आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक है या वेटरनरी स्टूडेंट है उनके साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी प्रॉपर नॉलेज हो जाए कि किस तरह का ट्रीटमेंट किया जाता है। इसी तरह से वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।